अब आगे देखते हैं हम कि सूक्ष्म विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का जो संस्थान होता है, इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पाया जाता है? वो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ठीक है। और आगे अब हम जो बात करने वाले हैं, हम सूक्ष्म जीवों के जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, जीवाणु। और ये आप जो इस समय जीवाणु के बारे में, बैक्टीरियोलॉजी के बारे में जो पढ़ेंगे, तो उसका पहला भाग 1 देख रहे हैं, पार्ट 1 है। ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा आगे, अभी आप पार्ट 1 को देखना है। तो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, इनको देखने के लिए हमें कौन सी माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है? जो धूप से चलती है। ठीक है। जो धूप के प्रकाश की मदद से ये जीवाणु हम देख सकते हैं। तो जो जीवाणु होते हैं उनको हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और बैक्टीरिया का जो अध्ययन करना कहलाता है, स्टडी, वो क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, यानी कि जीवाणु विज्ञान। जो बैक्टीरियोलॉजी के जो फादर थे, जनक, वो कौन थे? रॉबर्ट कोच। इसके फादर कौन थे? रॉबर्ट कोच। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग अलग आकृति के शेप के पाए जाते हैं, दिखने में ये अलग अलग आकृति के हो सकते हैं। और इनका शरीर जो होता है वो एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है। ठीक है। तो इनकी शेप एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है। और शेप कैसी होती है? आकृति इनकी वेसिलस भी हो सकती है। वेसिलस आकृति हम जब बोलते हैं बैक्टीरिया की, जब उनका शरीर कैसा होता है? छड़नुमा। जैसे ये छड़ दिखती है, डंडीनुमा, इस तरीके इनके शरीर छड़नुमा होता है। बैक्टीरिया इस तरीके से दिखते हैं शेप में। उनके चारों ओर उनके टैल भी हो सकती है, एक साइड में भी हो सकती है, चारों ओर भी हो सकती है। टैल की मदद से ये स्विम कर सकते हैं, हवा में तैर सकते हैं, पानी में भी तैर सकते हैं। और कुछ जो जीवाणु होते हैं उनकी टैल नहीं होती, पूंछ नहीं होती, तो वो वैसे ही उड़ते हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जिनका शरीर छड़नुमा होता है, उन वाले हम जीवाणु को क्या कहते हैं? वेसिलस। और ये वायवीय भी हो सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेने वाले भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। जो वायवीय जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जीवित नहीं रहते, उनके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए हम उन्हें वायवीय जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया। और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अवायवीय होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर उनको ऑक्सीजन किसी तरीके से प्राप्त हो जाती है तो उनकी तुरंत डेथ हो जाएगी, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। और जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जिन बैक्टीरिया को, उनको एरोबिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक। दूसरे आकृति के जो हमारे बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल आकृति के होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? कोकस। कोकस वाले जो होते हैं वो उनका शरीर गोल होता है। और ये कैसे होते हैं? वायवीय, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारे जो तीसरी आकृति वाले जीवाणु होते हैं जिनका शरीर कैसा होता है? कुंडलीनुमा, इनको हम स्पाइरल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं और कुछ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहने वाले होते हैं और कुछ ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में जीवित रहने वाले होते हैं। इस तरीके जीवाणु अलग अलग तरीके से सर्वाइव करते हैं इस धरती पर। ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं हम कि जीवाणु जो होते हैं, अगर एक जीवाणु की बात चलेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल, यानी कि सिंगुलर, एक वचन, तो हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल। और अगर बहुत सारे जीवाणुओं की बात हो रही है, एक बैक्टीरिया की नहीं होगी बात, और अगर एक से अधिक, दो या दो से अधिक बैक्टीरिया की बात चलती है जीवाणुओं की, तो हम प्लूरल शब्द क्या होता है उसके लिए? बैक्टीरिया। एक वचन के लिए बैक्टीरिया के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? बैक्टीरियल कहेंगे। और जब बहुत सारे बैक्टीरिया की बात की जाएगी तो क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि जीवाणु के लक्षण क्या होते हैं, यानी ये कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। तो पहला जो बैक्टीरिया का, जो जीवाणु का जो अपना कैरेक्टर है, वो ये है कि इनका जो साइज़ होता है वो कितना होता है? 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन मीटर होता है, इतनी इनकी लेंथ होती है, लंबाई। ठीक है। ये इनका आकार है। और जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वो फिल्टर पेपर से जब गुजारे गए तो ये उनसे आर पार निकल जाता है। यानी कि फिल्टर पेपर से गुजारने का मतलब ये होता है, अगर इनका साइज़ ज़्यादा छोटा नहीं होता तो ये उस फिल्टर पेपर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन उसके जो माइन्यूट जो छेद होते हैं, पोर्ट्स, उनसे भी बाहर निकल गए, यानी कि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसके बाद अगला इनका जो करैक्टर है वो ये है कि जो जीवाणु होते हैं ये कोशिका के बाहर भी जीवित रह सकते हैं, यानी कि आप बाहर भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं ये। फिर ये खुद एंजाइम भी बनाते हैं और खुद अपना प्रोटीन भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ें खुद कर सकते हैं। जीवाणु जो होते हैं वो दोनों तरीके का आनुवंशिक पदार्थ रखते हैं अपने अंदर, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों ही पाया जाता है इनके अंदर। जीवाणु जो होते हैं वो स्वयंपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं, यानी कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो धूप से अपना भोजन खुद बना सकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, यानी कि नील हरित शैवाल। इसके बाद हमारे दूसरे जो जीवाणु होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जैसे ये क्या होते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि मृतपोषी जीवाणु जो विषमपोषी होते हैं। इस तरीके दो जीवाणु जो है
स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं। जीवाणु में जनन जो होता है, रिप्रोडक्शन, वो 3 टाइप का पाया जाता है, यानी कि ट्रांसडक्शन, रूपांतरण को हम इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, और एक होता है संयोजन, यानी कि रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो जनन इस तरीके 3 टाइप का पाया जाता है। ट्रांसडक्शन जो रिप्रोडक्शन की खोज की थी बैक्टीरिया के अंदर, वो किसने की थी? नॉर्टन जिंदर ने की थी, वो भी 1952 में। और कौन से जीवाणु में ये रिसर्च की? साल्मोनेला नाम का जीवाणु जो था, ठीक। नेक्स्ट जो रूपांतरण जो रिप्रोडक्शन की जो खोज की थी वो किसने की थी? एफ ग्रिफिथ ने की थी, डिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु में। और रिकॉम्बिनेशन की जो खोज की थी वो किसने की थी? रीडर वर्ग ने 1946 में की थी। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है जो एक मेल बैक्टीरिया जो होता है वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फीमेल बैक्टीरिया की बॉडी में डायरेक्ट ट्रांसडक्ट कर देता है, यानी कि एक प्लाई के द्वारा अपने जो वो होता है जेनेटिक मटेरियल वो उसके अंदर छोड़ देता है फीमेल के, उसके तरह क्या होता है प्रोजेनिस रिप्रोड्यूस हो जाती हैं। रूपांतरण का मतलब होता है एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए और वो दूसरा जो बैक्टीरिया होता है फीमेल बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो उस डीएनए को डायरेक्टली अपनी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस तरीके से क्या होता है वो मेल डीएनए के ही लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं। तो इससे हम कह देते हैं कि उसका क्या हो गया, फीमेल बैक्टीरिया का रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके जेनेटिक जो गुण थे पहले वाले बैक्टीरिया के वो उनने अपने बॉडी में ले लिए डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अवशोषित करके। इसके बाद है संयोजन। संयोजन में क्या होता है मेल और फीमेल दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं जीवाणु वो चिपक जाते हैं आपस में, और प्लाई के एक प्लाई होता है जो होलो खोखला होता है, उसकी मदद से जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस होता है वो फीमेल की बॉडी में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को दोनों बैक्टीरिया के जुड़ने की प्रक्रिया आपस में क्या कहलाती है? संयोजन होना, यानी कि रिकॉम्बिनेशन। इस तरीके से जो बैक्टीरिया के और भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं वो लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया डिजीज़ फैला देते हैं वो हानिकारक होते हैं हमारे लिए, और जो हमें फ़ायदा देते हैं यानी कि हमारे लिए अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की मदद से दही कर्ड बनाया जाता है, और सिरका बनता है, और अल्कोहल ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे चीज़, पनीर, दूध, इस तरीके बहुत सारी चीज़ों को बनाने में मदद करते हैं बैक्टीरिया। आगे बात हम करेंगे अब जीवाणु की संरचना क्या होती है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? ये हम जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो छड़नुमा बैक्टीरिया होते हैं जिनकी आकृति छड़ की तरह होती है उनकी बात चल रही है ये, ठीक है। और बैक्टीरिया का जो शरीर होता है वो एक कोशिकीय होता है, यानी कि इसका शरीर जो होता है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और वो भी कौन सी कोशिका से मिलकर बना होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्यों कहते हैं इसके शरीर को? क्योंकि इसके शरीर का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, वो सत्य नहीं होता, खाली उसका आभास होता है कि होगा केंद्रक, लेकिन असल में वो होता नहीं है। और उसका केंद्रक का अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो उसके द्रव्य में बिखरा रहता है, उसके कोशिका द्रव्य में, ठीक है। जीवाणु का कोशिका द्रव्य होता है, ये सारा जो बिखरा पड़ा है कोशिका द्रव्य, उसी में उसके सारे सेल ऑर्गेनल्स यानी कि जो कोशिकांग है वो बिखरे पड़े हैं, ठीक है। इसमें ये राइबोसोम संरचना होती है। राइबोसोम संरचना जो होती है वो 70S टाइप का होता है राइबोसोम इसमें, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक संरचना है। और इसके कोशिका द्रव्य में जो डीएनए होता है वो मेन डीएनए ये कहलाता है, ठीक है। 2 तरीके का डीएनए होता है, एक तो ये मेन डीएनए जो बिना केंद्रक के होता है, तो इसने पूरे इसके साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरा रहता है डीएनए। दूसरी बात, एक दूसरे टाइप का डीएनए होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, यानी कि ये गोल डीएनए होता है, इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जबकि ये हेलिकल संरचना में होता है, ये गोल डीएनए होता है प्लाज्मिड, ठीक है। अब वो दोनों ही आनुवंशिक गुण दिखाते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल हैं दोनों। उसके बाद देखा जाए तो जो जीवाणु होता है उसका जो शरीर होता है उसमें उसके शरीर पर एक हार्ड कवच होता है जो बाहरी वातावरण से के प्रभाव से बचाता है। जैसे कि अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो वो मेडिसिन जो होती है काम नहीं करती, क्योंकि उसके शरीर को ये बाहरी खोल बचाता है। इसके शरीर पर बाहर इसके क्या होता है, कैप्सूल नाम का कवच होता है इसके शरीर पर, जो इसको बाहरी प्रभावों से बचाता है, धूप, गर्मी, बारिश, सब चीज़ों से, और वायरस से भी बचने में मदद करता है ये कैप्सूल इसको।
उसके बाद देखा जाए तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो कैप्सूल की बनी होती है, इस तरीके से जो आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं। और इस डिज़ाइन में छोटे छोटे धागे से निकले हुए हैं। इन धागों को हम कहते हैं क्या, इन धागों को हम कहते हैं प्लाई। ये धागे जो होते हैं छोटे छोटे पूरे शरीर पर इसके चारों ओर फैले हुए हैं, ढक रखा है सर को, इनको हम प्लाई बोलते हैं, छोटे छोटे। और ये क्या करते हैं, इसको तैरने में मदद करते हैं, ठीक है, और चलने में भी मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं, जनन करने में। एक इस तरीके से ये जीवाणु इनकी मदद से चिपक जाता है। इसकी एक लंबी सी पूंछ होती है, टेल, जिसको हम कसाव कहते हैं, इंग्लिश में फ्लैजिला बोलते हैं। इसकी मदद से ये स्विमिंग करता है, तेज़ गति से तैरता है। और जो इसकी जो पूंछ होती है कसाव, फ्लैजिला, ये फ्लैजिन नाम की प्रोटीन से बनती है। और जो इसके प्लाई नाम के जो धागे होते हैं इसके पूरे शरीर पे, ये प्लिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो सबसे बाहरी लेयर कैप्सूल की बनी होती है। उसके बाद जो ये सेकंड लेयर होती है ये वाली, इसको हम कोशिका भित्ति के बोलते हैं, यानी कि सेल वॉल। 3 परतें होती हैं, पहली लेयर कैप्सूल, दूसरी परत हो गई कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। उसके फिर नीचे सबसे जो होती है वो सॉफ्ट लेयर होती है, मुलायम परत, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली या कोशिका कला भी बोलते हैं। यही झिल्ली, ये तीनों लेयर क्या करती हैं, इसके जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, उसको एक जगह समेट कर रखती हैं इकट्ठा। और उसी के अंदर ये इसके सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, डीएनए भी, प्लाज्मिड भी। और ये एक संरचना होती है, इसको हम कहते हैं मेसोसोम। मेसोसोम की मदद से ये क्या करता है, ये आंतरिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली का ही रूपांतरण हो जाता है, इस तरह उंगली नुमा संरचना बन जाती हैं। और इनको हम मेसोसोम बोलते हैं, इन संरचनाओं को। इनकी मदद से ये क्या करता है, सांस लेती है, यानी कि इसका शरीर सांस लेता है, रेस्पायरेशन करता है मेसोसोम संरचना से। इसके शरीर में छोटी छोटी ये वैक्यूल्स पाई जाती हैं, गैस की थैलियाँ, जिनको हम रिक्तधानी यानी कि गैस वैक्यूल कहते हैं। इसकी मदद से ये पानी में फ्लोट करता है, तैरता है आराम से, गैस की थैलियों की मदद से, ठीक है। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़, ये सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए इसमें सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाएंगे, ना माइटोकॉन्ड्रिया ना राइबोसोम होता है, वो भी 70S वाला। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं पाया जाता, या गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी का है। इस तरीके से इसकी पूरी एक कंप्लीट संरचना होती है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से इसका पूरा शरीर बनता है।